दोस्तों हमने देखा था कि जो वुमेन्स बिल है उसको लोकसभा की तरफ से मंजूरी मिल गई थी। अब कल यहाँ पर राज्यसभा की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है, तो पार्लियामेंट की तरफ से ये ओके हो चुका है। इसके साथ ही जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन था वो खत्म हो चुका है। ठीक है ना। तो दोनों हाउसेस को एडजर्न कर दिया गया है साइन डाई, यानी कि इनडेफिनेटली दोनों हाउसेस को यहाँ पे एडजर्न कर दिया गया है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं, ठीक है, उनमें जो कड़वाहट है एक तरह से कह सकते हो वो भी बनी हुई है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे हमारी तरफ से जो वीज़ाज इशू किए जाते हैं, ठीक है ना, उसको ऊपर टेम्परेली हमने उसके पॉज लगा दिया है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पर उनको बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स उनको फेस हो रहे हैं। इस वजह से वो कम्प्लीटली अच्छे ढंग से उतना काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए टेम्परेली बेसिस के ऊपर हमने वीज़ा इशूज़ के ऊपर पॉज लगा दिया गया है। ठीक है। तो आज का डेट है 22 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक देखो मुद्दा हमें छोटा सा डिस्कस करना है, दैट इज सब कैटेगराइजेशन के बारे में। इसका थोड़ा ना आप मीनिंग समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले ना मैं ओबीसी के बारे में समझाता हूँ, फिर आप शेड्यूल कास्ट के लिए सेम अप्लाई कर देना। देखो जैसे ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में आप जानते हो 27% मान लो इनके लिए रिजर्वेशन है। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब अगर 27% से रिजर्वेशन है तो किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है ओबीसी को। पर ओबीसी है क्या? यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, ओबीसी तो अपने आप में एक टर्म है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अंदर तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हमें देखने को मिल जाएंगे। मान लो हजारों इस तरह से आपके अलग अलग कास्ट ग्रुप मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जो 27% रिजर्वेशन इनके बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है, हो सकता है सिर्फ 3 कास्ट, मान लो एबीसी, इन्हीं कास्ट के द्वारा ही ये 27% रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है सिर्फ इनको ही मिल रहा हो। इसके अलावा जो इतने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बाकी कास्ट हैं उनको बहुत ही कम बेनिफिट मिल रहा हो सकता है ना। तो हमारा तो एजेंडा, हमारा तो पर्पस ये था कहीं ना कहीं कि इन सभी को बेनिफिट मिले ताकि ये सभी आगे बढ़ पाए। पर फायदा किसको मिला? सिर्फ कुछ एक कास्ट को, बाकियों को फायदा ही नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर ना जब हम बात करते हैं किसकी, सब कैटेगराइजेशन की, तो हम पता क्या करेंगे सब कैटेगराइजेशन के अंदर, ये जो 27% था ना इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे? कि मान लो 27% में से 5% दे दिया इनको, 10% दे दिया इनको, बाकी का जो बचा हुआ 12% हुआ, वो हुआ बाकी की 500 कास्ट को। इस तरह से अगर हम डिवाइड कर देंगे ना, हम इंश्योर कर पाएंगे कि जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो सभी कास्ट तक पहुंच पाए। दिस इज सब कैटेगराइजेशन। एक्चुअल में ना जो हमारी एक कमीशन था, जस्टिस रोहनी कमीशन, उसको इसीलिए बनाया गया था कि वो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के रिगार्डिंग बता पाए कि किस तरह से इसके वो वर्क करना है, ये सारी बातें। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, जस्टिस रोहनी कमीशन का। तो इनका देखो एक्सटेंशन बार बार हुए हैं, बट एनीवेज ये था ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के बारे में। सेम यही चीज ना अब बात चलनी स्टार्ट हो गई है कि क्या शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सेम यही चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस तरह का सब कैटेगराइजेशन हम अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर भी लेकर आए तो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑप्शंस के ऊपर देखेगी। बट मैं चाहता था आपको सब कैटेगराइजेशन का मतलब बताना, और आई होप आपको वो समझ आ भी गया होगा। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस के बारे में। देखो एक्चुअल में ना कल क्या हुआ है, कल जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर एक आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू ना उसको अनवील किया है। कहाँ पर? आपके ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ पर कल इन्होंने ये चीज करी है। ये थोड़ा सा ना आप अगर इंडिया में जो अलग अलग ज्योतिर्लिंग है उनकी आप लोकेशन देख सकते हो। यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूंगा मध्य प्रदेश के ऊपर। यहाँ पर उज्जैन के अंदर आपको महाकालेश्वर देखने को मिलता है। ठीक है ना, आप लोगों इसमें काफी लोगों ने शायद विजिट भी किया होगा। यहाँ पर उसके जस्ट नीचे आपको ओमकारेश्वर देखने को मिलेगा। यहीं पर इसी जगह के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर दरअसल में ना ओमकारेश्वर एक आइलैंड के ऊपर है जिसका नाम है मंदाता। शिवापुरी भी इसको बोला जाता है इस आइलैंड को। ये आइलैंड के ऊपर ही इस स्टैचू को यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है, हम ना नर्मदा रिवर के बारे में बार बार डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक परसों किया था, कल भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो ये उसी रिवर के ऊपर ये आइलैंड हमें देखने को मिल जाता है। कौन सा? मंदाता कह सकते हो या शिवापुरी कह सकते हो, ये ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ओमकारेश्वर जो है वो उस आइलैंड के ऊपर है, और मेन लैंड के ऊपर मामलेश्वर करके भी एक यहीं पर आपको प्लेस मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आदि शंकराचार्य जी के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए ताकि थोड़ा समझ आ जाए कि आखिर ये स्टैचू ऑफ वननेस है क्या। बिल्कुल बता देते हैं। देखो मैं बताता हूँ कि इनका ना 8th सेंचुरी के अंदर इनका बर्थ होता है। ठीक है ना। और कहाँ पे बर्थ होता है? बर्थ होता है इनका केरला के अंदर। केरला के अंदर एक जगह है किलाड़ी। ठीक है ना। आज जो आप चेरा किंगडम देखते हैं ना, चोला चेरा पांड्या पढ़ते होंगे, तो चेरा किंगडम के उसमें इनका बर्थ होता है वहां वाली जगह के ऊपर, केरला के अंदर कोची के पास में आज वो जगह है कलाड़ी नाम से। ठीक है। तो इन्होंने अपना जो आइडिया था, वो इनका आइडिया था किसका? अद्वैत का।
समझना इस चीज को कि अद्वैत का आखिर मतलब क्या होता है। देखो पहले ना ऐसा सोचा जाता था कि एक होता है आपका आत्मा, जो ह्यूमन सोल होता है, जिसको हम बोलते हैं ना ह्यूमन सोल, आत्मा को, और एक होता है आपका ब्राह्मण, परमात्मा भी बोल सकते हो आप इसको। ब्राह्मण, ब्राह्मण इसका वो मत समझना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसकी बात नहीं कर रहा। ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पे परमात्मा की है, जो यूनिवर्सल सोल होता है, जो कॉस्मिक सोल की हम बात करते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आत्मा अलग है, ब्राह्मण अलग है। पर नहीं, इन्होंने बोला ये दोनों अलग नहीं, ये दोनों एक है, दे आर वन। इन्होंने इसीलिए ये जो बात है अद्वैत, अद्वैत कहाँ से वर्ड आया? देखो एक होता है वर्ड द्वैत, द्वैत का मतलब होता है दो चीजें अलग अलग होना। अद्वैत इन्होंने बोला नहीं, ये दोनों अलग नहीं है, दे आर वन, इसलिए इसको नॉन डुअलिटी, ठीक है ना, डुअलिटी मतलब होता है दो, नॉन डुअलिटी मतलब दो ना होना, यानी कि एक होना। तो नॉन डुअलिटी से इनका आइडिया आया कि हाँ, हमारे यहाँ क्या है, वननेस है। समझ आया बात? तो नाम जो इनके स्टैचू का रखा गया ना, स्टैचू ऑफ वननेस, वो वननेस दरअसल में अद्वैत फिलॉसफी से ही आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो एक आत्मा की प्रतिमा, सॉरी, एक आत्मा की प्रतिमा, यानी कि स्टैचू ऑफ वननेस, इसलिए इसका यहाँ पे नाम रखा गया है। 108 फीट टॉल ये स्टैचू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। मंधाता हिल मैंने आपको समझा ही दिया, यहाँ पे खांडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप नोटिस करोगे, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, ठीक है ना। इस फिलॉसफी का कहा यहाँ काफी यहाँ पे प्रमोशन होता है। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर क्या हुआ था ना, आदि शंकराचार्य जी ना अपने जो गुरु है, गुरु गोविंद भगवत पद, उनको यहाँ पर मिलने आए थे, ठीक है। केरला से वो चल के यहाँ पर ओमकारेश्वर वाली जगह के ऊपर आए, यहाँ पर अपने गुरु से मिले, और यहाँ पर 4 साल इन्होंने रहकर उनकी जो शिक्षा है वो प्राप्त करी। इसलिए ये जगह और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आदि शंकराचार्य जी के मैंने आपको बता ही दिया, शिवा के डिवोटी थे, ठीक है ना, फिलोसफर थे, एंड कहीं ना कहीं अद्वांत वेदांत फिलोसफी के, ठीक है, उसके एक्सपोनेंट थे। साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे ब्रह्म सूत्र हो गया, जो उपनिषद हो गया, ठीक है, भगवत गीता, गायत्री मंत्र, इनके ऊपर भी इन्होंने अपनी यहाँ पे काफी कमेंट्रीज यहाँ पे लिखी हैं। साथ में ही इनकी एक, ठीक है ना, एक वर्क है उपदिशा, ठीक है ना, शास्त्री, ये वाला जो नाम है ना, थोड़ा देख लेना इसको। तो ये इनका इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल वर्क भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ साथ इन्होंने 4 मठ भी एस्टेब्लिश करे। ज्योतिर्मठ हो गया, जो आपको उत्तराखंड चमोली के अंदर देखने को मिल जाता है, जोशी मठ। श्रृंगेरी मठ हो गया, वो आपको चिकमंगलूर कर्नाटका के अंदर। गोवर्धन मठ हो गया, पूरी ओडिशा के अंदर। एंड द्वारका मठ हो गया, वो द्वारका गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे इनके रिगार्डिंग जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है ना। नॉन ड्यूलिज्म के बारे में मैंने आपको मीनिंग समझा ही दिया, ठीक है ना। इनने बात करा कि इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो सारी चीजें माया है, सच बस एक ही है, वो है ब्राह्मण, ठीक है ना। आत्मा जो है वो आइडेंटिकल है ब्राह्मण के, ठीक है। तो ये चीज हम समझ ही गए हैं। और जैसे जैसे आप विद्या लेते रहोगे, ठीक है, एक होता है अविद्या, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, जैसे आपको विद्या आएगी तब आप इस चीज को समझ पाओगे, ठीक है ना। मोक्ष के लिए इन्होंने बात करी कि जो अद्वैत का गोल है वो यही है कि मोक्ष को प्राप्ति करना। और जो अद्वैत है वो वेदांता का ही एक सब स्कूल है। बाकी आप और स्कूल भी देख सकते हो, जैसे संख्या, योग, न्याय, विशेषिका, ठीक है, मीमांसा, ठीक है, और वेदांता। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज बार्ड एक्सटेंशन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, देखो आप सभी ने ना शायद चैट जीपीटी का मीनिंग तो आपने पता ही होगा, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। इसको आपने कई बार यूज भी किया होगा। बहुत ही सिंपल चीज है, चैट जीपीटी में आप क्या करते हो, कोई भी उनके पास जाके ना कुछ भी क्वेश्चन पूछो, तो सामने जो आंसर आता है ना वो इस तरह से आता है कि आपको लगे कि ये एक पर्सन ही उसको आंसर कर रहा है। तो ये एक्चुअल में ना यहाँ पे जी का मतलब क्या होता है, जनरेटिव एआई की बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी समझते होंगे, यहाँ पे बात हो रही है जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ना नया कंटेंट जनरेट होता है, ठीक है ना। मान लो जैसे मैंने आपसे पूछा कि कोई भी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो मैं यही पूछ लिया, व्हाट इज चैट जीपीटी, और किससे पूछ रहा हूं मैं, ये चैट जीपीटी से ही पूछ रहा हूं। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, नया कंटेंट जनरेट करेगा। वो बताएगा कि चैट जीपीटी होता क्या है, वो बताएगा कि इसके अंदर एबिलिटी होती है कंटेंट जनरेट करने की। तो जैसा ह्यूमंस आंसर करेंगे ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे इसके द्वारा कंटेंट जनरेट किया जा सकता है। और ऐसा मत सोचना कि सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में ही टेक्स्ट ये जनरेट करता है, नहीं, इमेजेस, म्यूजिक, इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे जनरेट करता है। इसी को बोलते हैं जनरेटिव एआई। तो एक तो चैट जीपीटी का है, ठीक है ना, चैट जीपीटी है जो कि ओपन एआई को बिलोंग करता है। उसी तरह से गूगल का भी ना अपना खुद का चैट जीपीटी है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बार्ड, ठीक है ना। तो गूगल का क्या है, गूगल का है बार्ड, गूगल बार्ड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो गूगल बार्ड है ना, उसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है अलग अलग एप्स के साथ। जैसे आपका जीमेल हो गया, आप यूट्यूब यूज करते होंगे, गूगल डॉक्स है आपके, फ्लाइट्स हैं, इस तरह के अलग अलग चीजों के साथ यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो यहाँ पर एक चैट सर्विस आपको मिल जाएगी इन सभी चीजों के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो बार्ड है ना, उसका
अच्छे से जो यूजर्स हैं वो यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो रिस्पॉन्सेज को डबल चेक कर पाएगा, ईमेल्स को समराइज कर पाएगा। तो इस तरह से बार्ड को बाकी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट किया गया है गूगल के द्वारा, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पर ना देखो, वैसे तो ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ही हुआ है। एक्चुअल में अभी क्या हुआ ना, जब स्पेशल सेशन हुआ ना, तो वैसे तो एक दिन पुरानी बात हो गई है। तो स्पेशल सेशन के टाइम के ऊपर ना जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के, अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने एक बात बोली कि जो सरकार के द्वारा ना इनको सबको संविधान की कॉपीज बांटी गई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको कॉपीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करी गई। उस कॉपीज के अंदर ना उन्होंने जब प्रेम्बल को पढ़ा, उस प्रेम्बल के अंदर ना इनको दो वर्ड मिसिंग दिखे। कौन से दो वर्ड? एक सोशलिस्ट है और एक सेकुलर। यानी कि जो इन्होंने प्रेम्बल दिया गया सरकार के द्वारा इनको, उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड प्रेम्बल में थे ही नहीं। तो अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी कि क्या सरकार ये चाहती है कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हटा दिए जाए प्रेम्बल से। अब देखो, ये तो नहीं पता मुझे, पर हम थोड़ा डिस्कस जरूर कर लेते हैं कि सोशलिस्ट सेकुलर आखिर वर्ड आए कब। एक्चुअली नोटिस करना कि जब हमारे संविधान स्टार्ट हुआ, उस टाइम के ऊपर प्रेम्बल के अंदर, मतलब 1950 के टाइम के ऊपर, यहाँ पर ये दो वर्ड्स यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलते थे हमारे ओरिजिनल प्रेम्बल के अंदर। तो ये कब इंट्रोड्यूस करेंगे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड? ये करेंगे 1976 के अंदर, 42वां जो संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट। साथ ही साथ ना इसके अलावा ये जो वर्ड इंटीग्रिटी आप यहाँ पे देख रहे हो, एक सेकंड, ये रहा, ये इंटीग्रिटी, ये वर्ड भी उसी टाइम के ऊपर यहाँ पर डाला गया आपके प्रेम्बल के अंदर। तो पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि पार्लियामेंट को, सॉरी पार्लियामेंट नहीं, जो प्रेम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ जो आपका प्रेम्बल है ना, वो आपके संविधान का ही एक पार्ट है। पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात भी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इमरजेंसी के टाइम ही था, ठीक है, जब इसको यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है। पर एक्चुअल में आप नोटिस करना, काफी सारे लोगों को लगता है कि सर जो सेक्युलर, चलो वर्ड ठीक है कि हमारे हमारे जो स्टेट का, उसका कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है, हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन को अपहोल्ड नहीं करते। साथ ही साथ आप नोटिस करो आर्टिकल 14, 15, 16, 25, ये सारी चीजें आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो, उसके अंदर ये सारी चीजें बता रखी हैं कि हाँ हम किस तरह से सेक्युलर हैं। और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है ना, वो वेस्ट की फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म से बहुत अलग है। वो कैसे? देखो, जैसे इंडिया में क्या है ना, हम पॉजिटिव इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक हमें लगा कि नहीं यार, ये महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, तो हमने उसको हटा दिया। हमें जैसे सती का लगा कि सती वुमेन के अगेंस्ट है, ठीक है, वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है, उसको हमने यहाँ पे रोका, ठीक है ना। इसी तरह से हम यहाँ पे अलग अलग पॉजिटिव इंटरवेंशन करते रहते हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह नहीं दे सकते, यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है ना। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रांस में चले जाओ ना, आप अपने रिलीजन को अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पाओगे। कई बार बोलते हैं कि यार अच्छा इस पर्सन ने पगड़ी कैसे पहन ली, ठीक है ना, ये चीजें नहीं अलाउड होती, कड़ा कैसे पहन लिया, राइट। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि अपने जो फ्रांस के अंदर तो बहुत ही इसके रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है। वहां पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ज्यादा थोड़ा महत्व देते हैं एज कम्पेयर टू बाकी चीजें। वहां पर जैसे आपने शार्ली हेब्डो का केस देखा होगा, तो वहां पे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। पर इंडिया का सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है, हमारी स्टेट न्यूट्रल है, बट कहीं ना कहीं हम सारे धर्मों को अच्छे से प्रोटेक्शन देते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ यार, कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ अच्छे प्रोग्रेसिव स्टेप के लिए, कुछ रीजन के अंदर पॉजिटिव इंटरवेंशन की जरूरत है, तो हम वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंसिंग वगैरह भी करी जाती है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की, वो भी हो सकता है। और हमारे सभी इंडिविजुअल्स के, कम्युनिटीज के यहाँ पे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ना इंडिया का सेकुलरिज्म एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है, वेयरएज वेस्टर्न के अंदर हमें एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। देखो, हमारा सोच ही वही है, सर्वधर्म समभाव, ठीक है ना। हम हर धर्म को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट करी जाती है। अब देखो, एक बात होती है सोशलिज्म के रिगार्डिंग, काफी सारे लोगों को लगता है सर सोशलिज्म का मतलब शायद ना जो रशिया के अंदर या इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं उनके साथ लिंक्ड है। ऐसा नहीं है। इंडिया का जो सोशलिज्म है ना, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है। यहाँ पर हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की। आप खुद देखते हो ना, इंडिया के अंदर आपको प्राइवेट कंपनीज भी देखने को मिलती हैं और गवर्नमेंट कंपनीज भी देखने को मिलती हैं। तो दोनों का, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पर दोनों आपकी एग्जिस्ट करती है साइड बाय साइड। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। और सोशलिज्म का अर्थ बिल्कुल भी वो अर्थ नहीं है जो आपको मार्क्सियन सोशलिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। हमारा गांधीयन सोशलिज्म है। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसका जो भी मुद्दा होगा कि एक्चुअल में क्या ऐसा सरकार ने बांटा या नहीं बांटा, वो तो चलो हमारे कंट्रोवर्सी, हमारे उसके बियॉन्ड है। पर हमें मीनिंग पता होना चाहिए था, और वो हमने जान भी लिया। आगे चलते हैं। फूड एनिमल टैग फॉर मिथुन। यहाँ पर क्या हुआ है ना, एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने मिथुन को ना एज अ फूड एनिमल रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब पहली बात तो आपके दिमाग में आएगी, सर आखिर ये फूड एनिमल क्या होते हैं? देखो, फूड एनिमल उनको बोला जाता है जिनको रेस किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, या तो फूड के कंजम्पशन के लिए या फिर फूड के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर ना मिथुन के लिए ये सेम चीज करी गई है। अब मिथुन क्या है? देखो, अगर आपने ना मूवी देखी है क्या, भेड़िया मूवी जो अभी आई थी, आई थिंक वरुण धवन और कृति सनन की थी, ठीक है ना। तो उस मूवी के अंदर इनको भी शो किया गया है।
तो यहाँ पर आपको अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखोगे ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉस फ्रंटालिस के नाम से इनको यहाँ पर जाना जाता है। तो एक्चुअल में मिजोरम हो गया, सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, इनके तो यहाँ पे स्टेट एनिमल भी है, ठीक है ना। तो उस एरियाज में आपको देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये इंडिया में ही देखने को मिले, इंडिया के अलावा भी अगर आप नोटिस करोगे ना, आपका बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अभी होता क्या है ना, इनका जो वेट होता है वो 400 650 किलो का होता है। और इनको जो इनका जो मीट वगैरह है ना, वो यूज किया जाता है फेस्टिवल्स या फिर वेडिंग या फिर कुछ इस तरह की स्पेशल एनिमल स्पेशल ओकेशंस के लिए। अभी कोशिश पता की क्या की जा रही है, कोशिश ये करी जा रही है कि इनको हम फूड एनिमल का दर्जा दे, जो कि दे दिया गया है बेसिकली। इससे ना क्या होगा, इससे हमें ना पता लग पाएगा इनकी जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है उनको हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। और एक्चुअली लोगों के पास ना एक तरह का इकोनॉमिक इंसेंटिव होगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव, क्योंकि इनको पता है कि हाँ इनको इसलिए रेस किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव की वजह से ना कहीं इनकी जो प्रिजर्वेशन है उनको यहाँ पे एक तरह के बूस्ट मिल पाएगा, ठीक है ना। अब इसको कमर्शियली फार्म किया जाएगा, लोग कोशिश करेंगे इनको प्रिजर्व कर पाए। तो कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन भी हम चाहते हैं कि साथ ही साथ बढ़ती रहे, खत्म ना हो। तो फूड एनिमल्स का कैटेगराइजेशन इसलिए यहाँ पे किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एफएसएसएआई, थोड़ा इसके बारे में भी बता देते। बिल्कुल बता देते हैं। देखो जो एफएसएसएआई है ना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक एक्ट के अंदर, 2006 का ये एक्ट हमें देखने को मिल जाता है। मिनिस्ट्री कौन सी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या किस लिए यहाँ पे लेकर आया गया इसको, ताकि कहीं ना जो फूड रिलेटेड इश्यूज होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर इनको यहाँ पे टैकल कर पाए। तो जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, नाम में स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को यहाँ पे लिया जाता है, इसके रेगुलेशंस यहाँ पे लेके आए जाते हैं, कुछ प्रोसीजर कुछ गाइडलाइंस इनके द्वारा बताई जाती हैं कि कैसे ये जो सर्टिफिकेशन वगैरह है कैसे ये वर्क करेगा। यहाँ पर इसका एक चेयरपर्सन होता है और 22 मेंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 1/3 मेंबर्स आपके वुमेन होने ही चाहिए। जो चेयरपर्सन होता है उनको अपॉइंट कौन करता है, वो अपॉइंट होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरह से यहाँ पे और भी साइंटिफिक कमिटीज और जो पैनल्स होते हैं इनको यहाँ पे साथ साथ हेल्प भी करते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं आपके अब्राहम अकॉर्ड्स के। तो इसीलिए ना ये जो फोटोज हैं ये आप देख पाओगे, डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ये आपको इसराइल के देखने को मिल जाएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो 2020 के अंदर ना यूएस ने पता क्या किया, यूएस ने इस डील को ब्रोकर करवाया। एक्चुअल में अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये आप एरिया देखो, ये एरिया ना अपने आप में बहुत ही कन्फ्लिक्ट वाला एरिया रहता है। यहाँ पे आप जानते होंगे इसराइल, ठीक है ना, इसराइल की लोकेशन मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस करी हुई है। तो इसराइल के संबंध ना यहाँ की और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ हमेशा ही से ही खराब रहे हैं, ठीक है ना, जो आपकी बाकी कस्ट कंट्रीज हैं। और रीजन भी आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, 2020 के अंदर अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए। उसके अंदर क्या हुआ, आपका जो यूएई हो गया, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और साथ साथ आपका जो बहरीन, इन्होंने यहाँ पे साइन किए किसके साथ, इसराइल के साथ ये अकॉर्ड्स को साइन किया, जिसके अंदर यूएसए ने हेल्प करी। तो इसके सर फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में जो आपके डिप्लोमेटिक टाइज थे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थे, वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो गए, ठीक है ना। तो फॉर्मल रिलेशनशिप इनके बीच में स्टैब्लिश हो गए। तो एक अच्छी बात थी कि आपके जो टाइज है ना अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ने लग गए। अब फोकस किया गया कि गल्फ नेशंस का कहीं ना कहीं वो इसराइल के साथ मिलकर काम करें और आपस में इस एरिया के अंदर पीस को स्टैब्लिश करें। तो ऐसा यूएई, बहरीन और इसराइल ने इनको साइन किया। बाद में सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अब्राहम अकॉर्ड हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, राइट। इनफैक्ट ना इसके बाद आप नोटिस करोगे इंडिया ने भी ना जो I2U2 आपने सुना होगा, मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। I2 का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंडिया और इसराइल, ठीक है ना। और U2 का मतलब क्या है, यू का है यूएसए और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन चारों कंट्रीज ने ये ग्रुपिंग भी बना ली I2U2। तो ये अपने लिए आप लिए भी, इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ट्रू फॉल्स के, ठीक है। इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। साथ ही साथ ये अर्मेनिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं ये पढ़ा चुका हूँ। और साथ ही साथ नर्मदा रिवर के रिगार्डिंग आज भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आखिर इनमें से सही आंसर क्या है। कल जो होमवर्क दिया था क्विकली एक बार उसका आंसर बताता हूँ। ग्रीन नच की बात करें तो यहाँ पर एक तरह का परसुएजन किया जाता है ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर आ पाए लोगों के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्या अगस्त 23 को उसको मनाया जाता है, द आंसर इज फॉल्स। देखो जो नेशनल साइंस डे है ना वो सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी नेशनल स्पेस डे, आई एम रियली सॉरी, नेशनल स्पेस डे आपका अगस्त 23 को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ था। टेक्नोलॉजी डे कब होता है आपका, मई 11 को होता है, जिस दिन आपके न्यूक्लियर टेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। नगोर्नो कराबाख क्या यूक्रेन है, द आंसर इज अगेन फॉल्स। ये आपको अर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है, उसके रिगार्डिंग ये चीज होती है, ठीक है। आगे बढ़े।
तो कल मैंने आपको इंडियन एलिफेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिया था। यहाँ कह रहा है कि इंडियन एलिफेंट एक तरह की क्या है, की स्टोन स्पीशीज है। क्या ये बात करेक्ट है? द आंसर इज यस। देखो, की स्टोन स्पीशीज वो होती है जो जिसका ना कहीं इफेक्ट उस पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जिसका बहुत ही लार्ज इफेक्ट होता है। तो एलिफेंट का ऐसा ही है, ठीक है ना। एलिफेंट इकोसिस्टम इंजीनियर भी आप जानते होंगे, तो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल है। बिल्कुल ये बात अपने आप में हमारी करेक्ट हो जाएगी। दूसरा बात कह रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये बात भी करेक्ट है। दरअसल में 1992 के अंदर ना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही है, ताकि कहीं ना कहीं हमारे जो एलिफेंट्स हैं, उनके हैबिटेट्स हैं, उनके कॉरिडोर्स हैं, उनको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। तीसरा कह रहा है जो माइक प्रोग्राम होता है। माइक क्या है सर? देखो, माइक स्टैंड करता है मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। जो इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स होता है ना, उनको हम एक तरह से मॉनिटर कर पाए, उनको हम रोक पाए, ठीक है ना, ताकि मतलब ट्रेंड्स को मॉनिटर कर पाए एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वर्क करते हुए हम इसके अंदर हेल्प कर पाए। तो बिल्कुल यहाँ पे यही चीज चेक करी जाती है। तो यहाँ पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। उसी तरह से मैंने आपको लिप्टाको गोरमा रीजन के बारे में पूछा था, ठीक है। दरअसल में इसको हमने पढ़ा था, देखो थोड़े दिन पहले ही, ये आप यहाँ पे नोटिस करोगे। ये वाला जो एरिया है ना, माली, नाइजर और बुर्किना फासो, इन तीनों का जो कन्वर्जिंग एरिया है, इनके जो बॉर्डर्स हैं, उस एरिया को बोलते हैं लिप्टाको गोरमा रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखते हो कि इस एरिया के अंदर आर्म्ड रेबिलियंस बहुत हुए थे। तो इनके जो आपके ना वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स थे, उन्होंने आपस में मिलकर ये चार्टर साइन कर लिया था। तो इसलिए हमने ये चीज पढ़ी थी। तो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पर जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।